Hey guys, how are you all? I welcome you all to the Gravity Circle Biology channel. मैं अमृता रावल आप सभी लोगों का ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी चैनल पे स्वागत करती हूँ. Dear students, we have already started with different batches on the Gravity Circle Biology channel already, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को क्लास 11th, क्लास 12th का बॉटनी पोर्शन की एक क्लासेस ऑलरेडी ले चुकी हूँ. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th और क्लास 12th की जूलॉजी पोर्शन को. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन जूलॉजी रन करेगा और बाकी बचे हुए जो 3 दिन है हमारी, दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, इनके दिन हम बॉटनी पढ़ने वाले हैं. इस तरीके से हमारा ये बेनिफिट होने वाला है कि वी विल बी एबल टू एक्चुअली टेक ऑन 4 चैप्टर साथ में पढ़ सकते हैं. 4 चैप्टर साथ में पढ़ने में बेनिफिट ये रहेगा कि हमारा सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा. अलॉन्ग विद दैट जो है आपको एक सिंगल चैप्टर को आगे तक ले जाने में जो एक बोर्डम आ जाती है कई बार, वो वाली आप लोगों को फील नहीं होगी और आप लोग इफेक्टिव मैनर में पढ़ाई कर सकते हैं. ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग जाके ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी चैनल को सर्च करें और इसके ऊपर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस डेली बेसिस पर मिल सके. साथ ही में जो कम्युनिटी सेक्शन के अंदर कोई भी पोस्ट या पोल जनरेट करते हैं उसके अंदर आप लोग भी एक पार्टिसिपेंट बन सकें. इसी के साथ में हमारे 2 और चैनल्स हैं डियर स्टूडेंट्स. एक चैनल है ग्रेविटी सर्कल केमिस्ट्री, इस चैनल को भी सब्सक्राइब सभी लोग कर लें और केमिस्ट्री के रेगुलर वीडियोस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं. इस चैनल पे बच्चों आप लोगों को मृत्युंजय सर जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और अलोंग विद दैट इस चैनल के अलावा भी सर का एक और चैनल है जो कि उनके नाम के ऊपर ही है, मृत्युंजय पंड्या. सर्च करेंगे तो ही आप लोगों को मिल जाएगा. इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज वाले वीडियो हो जाएंगे या आपको मोटिवेशनल वीडियोस जो है वो यहाँ पर सर प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोगों का एंथुसियाज्म लेवल जो है वो हमेशा हाई रहे. तो इसी के साथ मैंने अपने तीनों चैनल्स का डिस्कशन कर लिया है, हमारे चैनल्स का डिस्कशन कर लिया है कि हम किस किस पर्टिकुलर ब्रांचेस के अंदर ऑलरेडी एक्सपांशन में हैं. अब हम लोग आज से क्या पढ़ना चालू करेंगे इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेलिंग दे देती हूँ. So today we are going to start with this chapter which is named as Animal Kingdom. जिस चैप्टर को कई सारे लोग जो है toughest categories में मानते हैं. However, this is not at all tough. The reason behind that, it tells us the true story of, we can say, or actual story of, which is however half conjectured, आधी मानी जाती है मनगढ़ंत सी, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि एवोल्यूशन क्या है. एनिमल किंगडम पढ़े बिना कभी भी इंसान एवोल्यूशन चैप्टर को रिलेट नहीं कर सकता. द रीजन बिहाइंड दैट, एनिमल किंगडम आपको 0 लेवल से एकदम ऊपर लेवल उठाने वाला है. ठीक है, तो दिस चैप्टर इफ यू विल स्टडी विद अ वेरी प्रॉपर फोकस, you will get very much correlation with that how we actually evolved from the simplest forms to the complex forms. Okay, so देखते हैं. This chapter is actually a very interesting chapter. As you all can see, there are so many cute animals over here right now. As we are able to see, the small deer babies are here. Then we can see that this is animal coming. पांडा, कोआला, जैसे पांडा है बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैंगरू है, बहुत सारे और एनिमल्स आप लोगों को दिख रहे हैं. ठीक है, इधर बटरफ्लाइज हैं. तो बेसिकली क्या है प्रोस्पेक्टिव ये सब बताने का, ये है कि इतने वेराइटीज तो हम लोग जो हैं एनिमल्स के देख सकते हैं. ये सिर्फ 4 है. वी डू हैव अप्रोक्सीमेटली 1.3 to 1.4 मिलियन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, टोटल स्पीशीज कितनी है? 1.3 to 1.4 मिलियन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड, इनटू व्हिच एनिमल किंगडम इज डेफिनेटली गोइंग टू प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल. ठीक है, तो यहाँ हम इस पर्टिकुलर किंगडम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए आगे प्रोसीड ऑन करते हैं. So let us see that what we are actually going to discuss over here. Now if I say कि अगर आप अपने आसपास में जाके देखते हैं, you are actually able to explore many organisms, right? In front of you, you can see dogs and cats and goats and cows and honeybees, and we can say butterflies and ants, lizards. Around us there can be many animals which we can see, right? But they are not going to share one thing, that is similarity. ठीक है, यहाँ पर इतना ज्यादा सिमिलर नहीं होंगे कि दैट दे विल अपीयर एग्जैक्टली सेम एज व्हाट वी लुक.
ठीक है। एनिमल्स डू हैव डिफरेंट शेप्स एंड बॉडी साइजेस, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट अपीयरेंसेस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं डाइवर्स, यूनिवर्स बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब हो जाता है विभिन्न विभिन्न, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ओवर अ मिलियन स्पीशीज, एज आई ऑलरेडी सेड कि करीबन 1.3 से 1.4 मिलियन स्पीशीज हैं। उसमें ओवर अ मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। ठीक है, इतने सारे एनिमल्स की स्पीशीज हमारे पास में है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी बेसिक थिंग। अगर मैंने बोला होता कि सभी को मैं एक ही कैटेगरी में रख दूं, मतलब कि मैं एक बास्केट बनाती हूँ और मैं एक ही बास्केट में सारे एनिमल्स को रख देती हूँ, ठीक है, और मैंने सारे एनिमल्स रख दिए, इमेजिनेटिव थिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे बोला कि एंट कौन है, तो उस इंसान को सारे एनिमल्स को छांट के देखना पड़ेगा और वो बताएगा कि अच्छा ये एंट है, लेकिन उसको पता नहीं है कि एंट क्या होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास आइडेंटिफिकेशन की एबिलिटी ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इन सबको सेम बास्केट में रखा हुआ है। इसका ये सिंपल मतलब है कि अगर मैंने बोल दिया होता कि कोई भी पैरामीटर सेट ही नहीं करें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए, अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स को फिक्स ही नहीं करें, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कभी भी कि काऊ कौन है, बफेलो कौन है, गोट कौन है, और बर्ड कौन है, और ह्यूमन कौन है, क्योंकि हम जानते ही नहीं। हम इतनी आसानी से जो बोल देते हैं, जाके देखते हैं जब कि ये काऊ है, अच्छा ओके ठीक है, ये वाला बटरफ्लाई है। छोटे बच्चे जब नया नया कुछ सीखते हैं एकदम से, तो वो जब बुक ओपन करते हैं, अनार, आम, ये सब देखते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं, ठीक है। उनको हम शुरू से दिखाते हैं दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज एक्चुअली इंडिकेटिव ऑफ दिस थिंग। क्यों सिखा दिया? क्योंकि आपको भी वही सिखाया गया था, isn't it? तो बेसिक मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि समवेयर आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन लाइफ। तुम्हारे नाम भी रखे हुए हैं तुम्हारे पेरेंट्स ने, डेफिनेटली, राइट। तो जब पेरेंट्स नाम रखते हैं तो उसका क्या पर्पस होता होगा भाई? कुछ भी नाम ना रखें, अनाम रहो तुम, इनोमिनेट, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि बिल्कुल बिना नाम का इंसान है, इंसान जिंदगी भी जी लेगा, पर क्या उसकी कोई भी आइडेंटिटी होगी? कोई उसको बोलेगा तो किसी तो नाम से बोलेगा। यही यहाँ पर पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन इज समवॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एनी ऑफ द एनिमल्स, एनीथिंग, ठीक है। The classification also helps in assigning a systemic position to newly described species. That means simply कि अगर मैंने बोला कि एक मेरे पास नया स्पीशीज आया, ठीक है, और मैंने उसको देखा, अब मैंने समझा कि उस नए स्पीशीज के पास में लेट सपोज 3 लेग्स हैं, ठीक है, एक साइड पे, राइट साइड पे, ठीक है, 3 लेग्स हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो क्या मैं इस ऑर्गेनिज्म को हेक्सापोडा कैटेगरी बोल सकती हूँ? 6 पैर वाले ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर आते हैं? इमीडिएटली बच्चे बोल देंगे इंसेक्टा। सिंपल बात थी। क्यों ऐसा क्यों बोल दिया आपने? क्योंकि आपको पता है कि हेक्सापोडा इंसेक्टा होते हैं, ठीक है। 6 पोडा मतलब कि लेग्स वाले या अपेंडेजेस वाले ऑर्गेनिजम्स इंसेक्टा कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो सिस्टमिक पोजिशनिंग विल बिकम वेरी इजी इफ वी विल एक्चुअली हैव सम सेट ऑफ डायग्नोस्टिक, वी कैन से डिस्क्राइबिंग फीचर्स फॉर ऑर्गेनिजम्स। आई थिंक ये इतनी बात सभी को क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और अगर क्लियर हो गई है तो मैं आगे वाले पे प्रोसीड ऑन कर रही हूँ। स्लाइड के ऊपर देखो, जैसा कि सबके डिमांड थी कि मैम रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होते हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल फॉर अस, विल सेव टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग, विल सेव अस फ्रॉम many other talkative things which are going to take place in the chat portion, right? Keeping everything in mind, actually I have done this, ठीक है। I am taking a recorded session for zoology class 11 first lecture. If I'll find a good response from all of you, we will continue in the same manner, okay? Now see that there are base of classification. See this as an octopus over here. Are you all able to see the octopus? ठीक है, ये हमें दिख रहा है एक तो क्यूटू सा पेंगुइन, ठीक है, और ये हमें दिख रहा है यहाँ पर एक फिश, और ये मुझे डेफिनेटली दिख रहा है एक चीता, और ये मुझे दिख रहा है एक प्रोबेबली इसका सेफेलोकॉरिटा है, क्योंकि तो इसको मैं क्रस्टेशियन में रख देती हूँ, मैं इसको प्रॉन बोल देती हूँ या क्रैब बोल देती हूँ, प्रॉन बोलना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि क्रस्टेशियन दिख रहा है क्लियरली। तो ये एनिमल्स दिख रहे हैं आपको, मैंने कैसे बता दिया ये ऑक्टोपस है, ये पेंगुइन है, ये क्योंकि हमारे दिमाग में इमेजेस बनी हुई हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ होगा तो आप आराम से इन सबको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आज भी और आगे आने वाले लाइफ टाइम में भी, और शायद आप बता भी पाएंगे ऑर्गेनिजम्स को, अच्छा ये वाला इसको बिलोंग करता होगा,
ये इसको बिलोंग कर सकता है अगर आपने कोई नया स्पीशीज देखा तो, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? अब मैं तुम लोगों को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट बोल रही हूँ जो कि समझने की कोशिश करें सभी लोग। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब मैं बोल रही हूँ तो इफ आई एम सेइंग कि मैंने लेट अस सपोज कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कोई अच्छा बेसिस नहीं रखा और हमने एक अजीब सा ही बेसिस रख दिया क्लासिफिकेशन का, जैसे कि मैंने बोल दिया जो भी मतलब ग्रीन दिख रहा है, लेट अस सपोज मेरे पास एक बकेट फुल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। फ्रूट और वेजिटेबल से भरी हुई एक बास्केट है मेरे पास, या बकेट है, उसको मैंने ले लिया और मैंने उसको लेने के बाद में बोला जो जो ग्रीन है उन सभी को एक कैटेगरी में रख दो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? तो जनरल इमेजिनेशन में बोल देंगे लेडी फिंगर आ सकती है कि नहीं आ सकती? आ सकती है, भिंडी, ओकरा, ठीक है, लेडी फिंगर आ सकती है। और मैंने बोल दिया ग्रीन के अंदर मैंने स्पिनच भी ले लिया, मैंने ग्रीन एप्पल भी ले लिया, ठीक है। और मैंने ग्रीन एप्पल के अलावा इसके अंदर पेयर ले लिया और मैंने ग्रीन टमाटो ले लिया। मैंने क्या किया ये? What am I doing? Am I doing something wrong? Am I keeping these things which are not actually very much relatable in a single category? Yes, and if I am doing this, then I am making a blunder mistake, right? I need to understand the point that these simplest parameters like color or shape should not be taken as a basis of criteria or criterion for classification of something. किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करते समय मुझे ये चीजें नहीं लेनी है तो मैं कैसे बेसिस लूं? तो यहां पर एक पॉइंट समझना जरूरी है दैट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब भी लेते हैं ना, दे शुड बी अप्रोप्रिएट होने चाहिए, वो ऑप्टिमम, ठीक है। तो एक्चुअल में आप क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं, अगर लेट अस सपोज अप्रोप्रिएट मैंने बोल दिया, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल लिया मैंने, ठीक है, कि अगर इसकी ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल सेल की बनी हुई है तो यूनिसेलुलर बोल दिया मैंने, अगर इसकी बॉडी सिर्फ सेल्स से बनी हुई है तो सेल लेवल बोल दिया, सिर्फ टिश्यूज से बनी हुई है तो टिश्यू लेवल बोल दिया। तो ये क्या हुआ? ये एक ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा बेटर पैरामीटर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्लांट्स की बात कर रहे होते हैं हम लोग तो सिमिलर फ्लोरल डायग्राम शेयर करते हैं जो मेंबर्स सोलानेसी फैमिली के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है ऑर्गेनिजम्स के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज तरीके से चूज किए जाएं। हर कोई से पैरामीटर्स को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बोलना गलत हो जाएगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कम होने चाहिए। ढेर सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो एक कैओस क्रिएट कर देंगे, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे जहां पर क्लासिफिकेशन ही करते रह जाएंगे हम लोग और हम एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म डिटेल लेवल पर जाके उसको कभी स्टडी करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कुछ एक 7, 8, 10 पॉइंट हो अगर, तो ये इतना काफी है, ऑप्टिमम है और सफिशिएंट भी है, ठीक है। तो इतना समझ आया सबको? चलो आगे देखते हैं। तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर कुछ एक पॉइंट्स जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, हम लोग फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस वन, ठीक है। चलो देखो, ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से आप लोग क्या समझते हैं ये बताओ? तो ऑर्गेनाइजेशन से हम समझते हैं एक स्कीमेटिक हायरार्की प्लान हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया एक स्कूल है तो स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है? तो मैंने बोल दिया वहां पर एक हेड होगा, एक प्रिंसिपल होगा, ठीक है, वहां पर एक सेट ऑफ फैकल्टीज होगा बिलोंगिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वहां पर और भी कुछ पर्टिकुलर स्टाफ होगा जो कि फैकल्टी स्टाफ नहीं है बट नॉन एकेडमिक स्टाफ है, ठीक है। वहां पर कुछ एक स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। बेसिकली ये क्या हो रहा है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्कीमेटिक हायरार्की इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली जब हम लोग बॉडी लेवल के ऊपर जाते हैं और बात करते हैं, तो जब भी हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं और एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स जब भी हम लोग समझते हैं, हमें एक पॉइंट क्लियर होना बहुत 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 जरूरी है। मैं यहाँ पर एनिमल का मतलब क्या है ये बता रही हूँ आप लोगों को। देखो तो एक सेकेंड, हाँ हम एक स्लाइड लिख लेते हैं इसके ऊपर। एनिमल्स के रिस्पेक्ट में जब भी बात करनी है, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को छोड़े बिना बात करनी नहीं है, ठीक है। देखो
एनिमल्स क्या होते हैं बताओ? गाय, भैंस, बकरी, ये मत बोलना चालू करना प्लीज, ठीक है? एनिमल्स क्या होते हैं? हम, आप, ये भी नहीं बोलना है, ठीक है? एनिमल्स क्या होते हैं पूछ रही हूँ मैं। ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर। ये पॉइंट एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? एक भी एनिमल यूनिसेलुलर हो ही नहीं सकता। तो मतलब शुरुआत ही मुझे यहां से करनी है, जो मल्टी सेलुलर होगा उससे ही पढ़ना चालू करेंगे हम, ठीक है? दूसरी बात, ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स, ठीक है? यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि सारे ही एनिमल्स के पास में ट्रू न्यूक्लियस होगा। They will have membrane bound cell organelles like nucleus will be protected by a nuclear membrane. Similarly, animals हमेशा multicellular होंगे, eukaryotic होंगे। ये सारे के सारे animals हो सकते हैं holozoic mode of nutrition को follow करने वाले। holo मतलब होता है whole, complete। zoic का मतलब होता है zoikos, animal, ठीक है? जोइकोस का मतलब होता है एनिमल। हालांकि यहाँ पर इस शब्द का मतलब इसके वर्ड रूट के जैसा एग्जैक्टली नहीं होगा। क्या मतलब होगा इसका समझा देती हूँ। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं, एकदम सिंपल बात समझते हैं ना, हम खाना खा रहे हैं तो लेट अस सपोज हमारे सामने आती है गाजर, टमाटर, ये सब चीजें, कुछ भी आया या कोई एनिमल प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है? तो अगर मेरे सामने कुछ भी खाने के लिए आया है तो क्या मैंडेटरी है दैट वी विल एक्चुअली ईट इट रॉ? कच्चा खाएंगे जरूरी है? नॉट नेसेसरी। वी आर एक्चुअली एबल टू कुक इट एंड देन ईट इट, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम या तो उसको रॉ खा सकते हैं फूड मटेरियल को, या तो कुक करके खा सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज, क्या हम उसको पूरा खाएंगे, ठीक है, या हम उसका कोई पार्ट खाएंगे? दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं? दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो पूरा का पूरा, अब जैसे कि कोई इंसान पपाया लेके आया, पपाया पूरा तो नहीं निकल जाएगा, उसको कट करके पीसेस खाएगा, उसके बीज फेंक देगा, समझ रहे हो? लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? जब मैं बोलती हूँ कि जब हम देखते हैं वुड पैकर है, तो वुड पैकर जो है वो जब इंसेक्ट को खा रहा होता है, ठीक है, वुड के अंदर से निकाल के, तब वुड पैकर इंसेक्ट को पूरा खा लेता है, निगल जाता है, कि वो सोचता है कि इसे स्टमक खाऊंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक लायन है, लायन जब डियर को खा रहा होता है तो पॉसिबिलिटी है कि लायन डियर को पूरा खा जाए, ठीक है? वो कोई छांट छांट के चीजें नहीं खाए, ठीक है? जब गाय एक पौधा खाती है तो कई बार गाय पौधा पूरा खा जाती है, नया कि सिर्फ उसका फ्लावर ही खाऊंगी, ठीक है? तो बेसिकली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो रॉ करके खाएं या तो कुक करके खाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो पार्ट्स खाएं या तो कंप्लीट खा जाएं, ठीक है? तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बैठती है, क्या खाएं? क्या खाओगे? पत्थर तो नहीं खा सकते ना, फिर क्या खाओगे? तो या तीसरी बात आ जाएगी यहाँ पर, या तो कि प्लांट खाएं या तो फिर एनिमल खाएं, ठीक है? ऐसे ही तो बताया मैंने सब कुछ एग्जाम्पल में। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स किसी को कच्चा खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं, पार्ट में खा सकते हैं, पूरा खा सकते हैं, प्लांट खा सकते हैं, एनिमल खा सकते हैं। आया समझ में? ये होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं? नहीं, तभी तो इतने सारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हम, ठीक है? तो एक हो गया हमारे पास में कि सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर हैं। दूसरी बात, सारे एनिमल्स यूकैरियोटिक होते हैं। तीसरी बात, सारे एनिमल्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले होते हैं। चौथी बात होती है कि ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि हमारा खाना हम अपनी बॉडी में नहीं बनाते, इनफैक्ट वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स टू ऑब्टेन आवर न्यूट्रिशन और फूड। इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि एनिमल को डिफाइन क्या करें। 4 शब्द इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे बोलने हैं। सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर हैं, सारे एनिमल्स यूकैरियोटिक होते हैं, सारे एनिमल्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो किसी और पर डिपेंड होते हैं, खुद का खाना बॉडी में नहीं बना सकते प्लांट्स की तरह, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स एनिमल को डिफाइन करते हुए हो गए। यहाँ पर हम लोग अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्योंकि मैंने बताया कि सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, मैं सिंपलेस्ट एनिमल अगर लूंगी तो वो मल्टी सेलुलर होगा। इतनी बात शायद सबको बहुत क्लियर हो गई होगी। मतलब कि मैं कभी भी अमीबा को एनिमल नहीं बोल सकती, बराबर?
मैं कभी ईस्ट को एनिमल नहीं बोल सकती हूँ, मैं कभी भी प्लांट को एनिमल नहीं बोल सकती हूँ। हालांकि प्लांट मल्टी सेलर होता है वो अलग बात है, ठीक है। मैंने बोला कि प्लांट मल्टी सेलर होता है तो उसको अलग रख दो, हमें मतलब नहीं उससे। अभी हम बात कर रहे हैं एनिमल भी मल्टी सेलर होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ रहे थे। चलो तो इसके आगे देखते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग ऑफ एनिमल्स। ऑन द बेस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे एनिमल्स सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकते हैं, या टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम। इसमें से एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे डायग्रामेटिकली, ताकि आपके सामने थोड़ी बेटर क्लैरिटी आ पाए। ये सब लोगों को एक फोटोग्राफ दिख रही है यहाँ पर, एवरीवन इज एबल टू सी द इमेज, राइट? ठीक है, तो देखो यार किधर चला गया कर्सर, कलर चेंज करेंगे, रुको। हाँ ठीक है, तो ये रहा, एक एटम्स दिख रहे हैं हम लोगों को, ठीक है, बहुत सारे एटम्स दिख रहे हैं। एटम्स कंबाइन होकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के लेवल पर प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और हमारा डीएनए, आरएनए, ये चीज़ें हो गई, न्यूक्लिक एसिड वाला, ठीक है। और क्या बच गया? लिपिड्स हो गए। और क्या हो सकता है? पिगमेंट्स, और बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ये सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके ही एक सेल बनाता है। एज वी नो वेरी वेल कि हमारी लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, हमने वही बात कर ली। तो सेल कुछ अलग नहीं हो गया, इन मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से ही सेल बन रहा है। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आयंस हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, आरएनए हो सकता है। ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? ये हम बात कर रहे हैं ऊपर जा रहे हैं लेवल वाइज। सेल्स कंबाइन होके बनाते हैं टिश्यूज, जैसे कि यहाँ पर स्मूथ मसल टिश्यू हो सकता है, एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, नर्वस टिश्यू हो सकता है, और कौन सा बाकी रह गया? एपिथेलियल, कनेक्टिव, हाँ कनेक्टिव टिश्यू बाकी रह गया। तो 4 टिश्यूज हमारे पास में यहाँ पर टोटल पॉसिबल हो सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू लिख दूं पूरा, ये कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये 4 टिश्यूज, ये टिश्यूज जो हैं दे विल कंबाइन इन डिफरेंट रेशो एंड प्रोपोर्शन, इन डिफरेंट रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक है। तो मैं यहां लिख देती हूँ, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स इन डिफरेंट रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एपिथेलियल भी दिख रहा है हम लोगों को, मसल भी दिख रहा है, कनेक्टिव डेफिनेटली होगा, अदरवाइज ये सारे के सारे टिश्यूज एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रह सकते। ब्लड सप्लाई भी आ रहा है, वो भी कनेक्टिव में काउंट होता है। नर्वस सिस्टम भी होता है, स्टमक के पास में खुद का नर्वस सिस्टम भी होता है, प्लेक्सस बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गन। हर ऑर्गन का एक निर्धारित फंक्शन होगा, एक यूनिक फंक्शन होगा, ठीक है, एक यूनिक फंक्शन। चलो, जैसे कि स्टमक का फंक्शन क्या हो सकता है? फटाफट बता दो लिख के कमेंट्स में, क्या हो सकता है? स्टमक का फंक्शन हो जाएगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स मेनली, ठीक है। ओके, चलो इतना आया समझ। इसके बाद देखते हैं कि ऐसे हमारे पास क्या सिर्फ एक ही होगा? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास में ऑर्गन्स हो सकते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे कि मैंने क्या दिया, नर्वस सिस्टम हो सकता है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम स्किन वाला हो सकता है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम हो सकता है। ऐसे करके इंडिविजुअल की पूरी बॉडी बन जाती है, हम बोलेंगे एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। समझ आ गया? ये तो मैंने ह्यूमन की बात करी, लेकिन सारे एनिमल्स के पास में ये सारे ही लेवल्स हों ऐसा कोई मैंडेशन नहीं है, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है, गारंटी नहीं है। तो किसी किसी एनिमल के पास में सिर्फ सेल्यूलर लेवल ही होगा। थोड़े से और बेटर एनिमल्स के पास में टिश्यू लेवल भी आ जाएगा, थोड़े से और बेटर एनिमल्स के पास में ऑर्गन लेवल भी आ जाएगा, थोड़े और बेटर एनिमल्स के पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि ऐसे करके अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं बोलूँगी इधर वाले सिंपल थे, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे बॉडी ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो सिंपल फाइला इधर आएंगे और कॉम्प्लेक्स फाइला इधर आएंगे। वेरी सिंपल। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन द फाइलम पॉरीफेरा, पोर बियरर बॉडी वाले, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट फाइला, वन इज सिलेंट्रेटा
that is also called as Cnidaria, and one is Ctenophora. ठीक है, एक हो जाता है हमारे पास में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे सिर्फ एक की, प्लेटी हेलमिंथ, ठीक है, और एक आ जाता है हमारे पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसके अंदर जब भी हम बात करेंगे तो दैट विल बी फाइलम एस्केलमिंथीज, ठीक है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। जब भी मैं ये सब एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ तुम्हारे दिमाग में इमेजिन करते जाओ कोई एक एक एग्जाम्पल इन सबका, ठीक है, एस्केलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। फिर आ जाता है हमारे पास में मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, फिर आ जाता है एस्केलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फिर आ जाता है कॉर्डेटा। अरे हेमिकॉर्डेटा किधर रह गया, पहले आएगा हेमिकॉर्डेटा और फिर आ जाएगा कॉर्डेटा। रुको, ठीक है, तो इतना समझ आया क्या सबको, है ना, इतना समझ आ गया सभी लोगों को, ठीक है। तो आगे प्रोसीड ऑन करते हैं। फिर ऑन द बेस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर वेरी क्लियर, ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑफ 4 डिफरेंट टाइप, सेल लेवल, ठीक है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिसके अंदर हमने रैंडम एग्जांपल्स लिख के समझ भी लिए हैं, देख भी लिया है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हमारे पास पैरामीटर आता है, वो होता है ऑन द बेस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या हो सकता है, सिमेट्री का सिंपल मतलब हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली उसकी बॉडी के कितने प्लेन्स से कितने प्लेन्स में डिवाइड हो सकती है एक्सेस पास करने के ऊपर। बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। जैसे कि इसको ही देखते हैं, बॉटल को, लेट इट सपोज, ठीक है। अब एक बॉटल मेरे पास है, मैंने अगर एक प्लेन पास कर दिया इसके बीचों बीच से जाता हुआ, इसकी सेंट्रल एक्सिस से जाता हुआ, हमारे सबकी एक सेंट्रल एक्सिस होती है इमेजिनरी, ठीक है, हम कोई डंडी में लगे हुए इमली की तरह नहीं हो सकते, रियल लाइफ में एक इमेजिनरी एक्सिस सभी के साथ जा रही है, सभी की बॉडी से पास हो रही है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये इमेजिनरी एक्सिस मान लो उसके सेंटर में जा रही है। इससे मैंने कोई प्लेन कट किया, तो एक प्लेन कट किया तो ये 2 इक्वल हाफ में होगी, ऐसे किया तो भी 2 इक्वल हाफ में होगी, ऐसे किया तो भी 2 इक्वल हाफ में होगी, राइट। तो प्लेन कितने पास करूं मैं कि ये इक्वल हाफ में आ सकती है, ये एक बेसिस होता है। यहाँ पर 2 पॉइंट समझते हैं, एक होता है वर्ड एक्सिस, एक इमेजिनरी लाइन। एक्सिस का क्या मतलब है, बैंक नहीं है ये, ठीक है, एक्सिस का मतलब होता है एक इमेजिनरी लाइन, और प्लेन पास कर सकते हैं हम इस एक्सिस या इमेजिनरी लाइन से। ये एक 2 डायमेंशन प्लेन की हम बात यहाँ पर भी फिलहाल कर रहे हैं, 3 डायमेंशन की नहीं, ठीक है। चलो इसको बेटर समझते हैं, शब्दावली के ऊपर जाएं पहले। तो ए मतलब कि एब्सेंस ऑफ, सिमेट्रिक मतलब कि सिमेट्री नहीं है, रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियस, ठीक है, सब जानते हैं रेडियस के अलोंग सिमेट्रिकल है, मतलब कि कोई सर्कुलर सी बॉडी है, सिलेंड्रिकल सी बॉडी है, रेडियस के अलोंग सिमेट्रिकल है। देखते हैं क्या मीनिंग है। और एक है बाय मतलब कि 2, लेटरल मतलब कि राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, साइड बाय साइड, सिमेट्री। तो सिंपल है यार, ये सब वर्ड रूट तोड़ के पढ़ोगे कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इतने प्यारे एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं सब लोगों को। तो इधर देखो, बॉडी सिमेट्री जब मैं बात कर रही हूँ तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीवन इज दैट ये बॉडी सिमेट्री दिख रहा है मुझे, ठीक है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म हमने लिया, कुछ इंसेक्ट जैसा दिख रहा है ये, ठीक है, एक सेकेंड है ना, हाँ। तो यहाँ पर मैंने बटरफ्लाई ली हुई है, आप सभी लोगों को बटरफ्लाई देखने को मिल रही है यहाँ पर क्लियरली। बटरफ्लाई में आप लोगों को इमेजिनेशन में क्या समझ आ रहा है कि इसके एकदम सेंटर से जो लाइन जा रही है ना, वही एक्चुअल में इसको ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। तो मैं ये बोल सकती हूँ क्या, वन सिंगल प्लेन अगर पास करते हैं हम लोग, पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, कैन डिवाइड बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स, कैन डिवाइड बॉडी इन 2 इक्वल
हाफ, समझ आया? तो ये हो जाएगा हमारे पास में बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स इस प्रकार की सिमेट्री दिखाते हैं। एक हम देख रहे हैं यहाँ पर एसिमेट्रिकल, ठीक है, जो कि 3rd नंबर पे है, एसिमेट्रिकल। इसमें एक एग्जांपल यहाँ पर फोटोग्राफ लिया हुआ है, बताओ इसको मैं ऐसे कट करूँ तो 2 इक्वल हाफ में होगा क्या? नहीं पॉसिबल है। ऐसे करूँ तो भी नहीं पॉसिबल है। कोई ऐसा प्लेन पास कर दिया तो भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसकी बॉडी कैसी है? एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? एनी प्लेन पासिंग थ्रू शॉर्ट में लिखा, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस of body cannot divide organism in 2 equal half, ठीक है। तीसरा देखते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? तो रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में एक एग्जांपल यहाँ देखो, इसको अगर मैं ऐसे बीच में से कट कर रही हूँ, इधर से भी कर देती शायद तो भी ये रेडियल होता, समझ पा रहे हो? तो यहाँ देखते हैं रेडियल सिमेट्री में हमें दिख रहा है एक लाइन ऐसे जा रही है तो भी चलेगा, ऐसे जा रही है तो भी चलेगा, ऐसे जा रही है तो भी चलेगा। मतलब कि बेसिकली किसी भी लाइन से जो कि इसके सेंट्रल एक्सिस से होते हुए जा रही है, ये ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियल सिमेट्री। तो तीसरा हमारे ऑलरेडी देखिए 2nd नंबर देना ना इसको, ठीक है, दे दिया। 2nd वाला हमारा क्या बोल रहा है कि एनी प्लेन passing through central axis, ठीक है, can give equal halves या 2 equal half, ठीक है, 2 equal half। अब थोड़ा हौच पौच हो गया लिखने में, लेकिन बोल दिया है तो तुम लोगों को समझ तो आ गया होगा कि क्या मतलब है इस बात का, ठीक है। तो इन बेसिकली सिमेट्रीज की कोई खासियत हो सकती है क्या? कोई मुझे बताएगा? व्हाट कैन बी द एक्चुअल एडवांटेजेस ऑफ दिस बायलेटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री? इसका कुछ तो एडवांटेज होता होगा कि सारे ऑर्गेनिजम्स एसिमेट्रिक क्यों नहीं रह गए। क्या नौबत आ गई कि हम लोग बायलेटरली सिमेट्रिकल हो गए? क्या नौबत आ गई कुछ ऑर्गेनिजम्स को कि वो रेडियली सिमेट्रिकल हो गए? अडेप्टेशन करी होगी ना उन्होंने कुछ ना कुछ, तो ये अडेप्टेशन करी होगी। क्या अडेप्टेशन है ये समझते हैं। देखो क्या होता है कि ऐसे इमेजिन करते हैं, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बेंथिक है। इमेजिन करो कि हाइड्रा है, हाइड्रा पानी में रहता है और बेंथिक है। बेंथिक का मतलब होता है वो जमीन पे समुद्र की सतह के ऊपर बिल्कुल एकदम नीचे नीचे वाले एरिया में रहता है। उसके ऊपर बहुत सारा समुद्र का पोर्शन है, इतना सारा पानी, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे केस में हाइड्रा चल भी नहीं सकता है, आप ये समझना, चल भी नहीं सकता है, जनरली लोकोमोट नहीं करता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाइड्रा लोकोमोट ही नहीं कर सकता है। जब उसके ऊपर कोई अटैक करता है ना, तो हाइड्रा सॉमरसॉल्टिंग मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है, ग्लाइडिंग परफॉर्म कर सकता है, वो आगे देखेंगे। लेकिन हाइड्रा जनरली बेंथिक होता है, मतलब कि चिपका हुआ रहता है सबस्ट्रेटम पे, नीचे नीचे समुद्री सतह पर, ठीक है। अब आसपास खाना है बहुत सारा, है ना, फिश जा रही है, इधर से जा रही है फिश, ठीक है, बहुत सारे फिशेस जा रही है। हाइड्रा को लगी भूख, ठीक है, तो हाइड्रा क्या करेगा, इधर से जाएगा। अब देखेगा कि फिश जा रही है, अब तो चल तो सकता नहीं ना, तो इधर से हाथ में अगर कोई फिश आई तो खा ली, इधर से भी आई तो खा ली, ठीक है, ऐसे सामने से आई तो ले ली, पीछे से आई तो ले ली। बेसिकली क्या कर रहा है हाइड्रा जो है वो हमारा, एक सेकेंड, हाइड्रा जो है वो सभी साइड से खाने को कैप्चर कर सकता है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स की खासियत है ये, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स जो हैं, हंसो मत, ठीक है, उनकी खासियत ये है कि दे कैन कैप्चर फूड फ्रॉम एवरी साइड, कैन कैप्चर फूड फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है, क्या समझ आया, ठीक है। ये एक खासियत होती है रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स की। और एक बात समझते हैं, बायलेटरल सिमेट्री की क्या हमारी जरूरत आन पड़ी। अब देखते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स तो पानी में नहीं रह सकते ना, वरना समुद्र जो है वो तो मतलब भरा हुआ रहता, तैरने की भी जगह नहीं है, साइड में हट मुझे तैरना है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। बायलेटरल सिमेट्री की रिक्वायरमेंट क्या आन पड़ी कि क्रॉलिंग चालू करी एनिमल्स ने, जो है एक जगह पर रहने की जगह उन्होंने सोचा कि यार इतना कम खाना मिल रहा है, एक एक टाइप की वैरायटी मिल रही है यार, मज़ा ही नहीं आ रहा जीवन में, तो अपन थोड़ा चलना चालू करते हैं।
तो उन्होंने क्या चालू किया, क्रॉलिंग, क्रॉलिंग, क्रीपिंग, ठीक है। अर्थवॉर्म को देखा है ना सबने, चलते वो क्या चलता है, ऐसे करके आगे बढ़ता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चलना आगे, एक साइड में जाना चालू किया, है ना। मैं बोलूंगी कि हमने एक साइड में जाना चालू किया। जब हम लोग एक्चुअल में क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग टाइप के थे, तो जिस साइड में जाना चालू किया वो हो जाएगा एंटीरियर, और उसके पीछे वाले भाग पोस्टीरियर बोल दिया मैंने, समझना। अब मैंने बोला एंटीरियर साइड ऑफ बॉडी जो है, ठीक है, ये एंटीरियर साइड ऑफ बॉडी पे इधर फूड आया, तो क्या इंपॉर्टेंट है कि फूड आया तो समझ में आए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फूड सामने पड़ा हो तो आपको समझ में आए। बताओ, आप उसको देख पाएं, पहली बात, आप उसको स्मेल कर पाएं, तीसरी बात हो जाएगी आप उसको खा पाएं, टेस्ट कर पाएं, चौथी बात आप उसको टच करके देख पाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या मैं यहाँ बोलूँगी कि फूड अगर सामने पड़ा है तो इधर कुछ ऐसा है जो कि सेंस कर पाए, बोल सकते हैं क्या? तो मैं ये बोलना चाहूँगी बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बनने का एकमात्र पर्पस था, वो था एक तो क्रॉलिंग क्रीपिंग में आसानी हो, दूसरी हो जाएगी सिफिलाइजेशन। इसका क्या मतलब है, एग्रीगेशन ऑफ नर्वस सिस्टम ऑन वन एंड ऑफ बॉडी, ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स मेनली एंड नर्वस सिस्टम, एग्रीगेशन ऑफ नर्वस सिस्टम and sense organs on one end of body, ठीक है क्या? तो ये इतना समझ सभी लोगों को आ गया कि एग्रीगेशन ऑफ नर्वस सिस्टम ऑन वन एंड ऑफ बॉडी का कारण क्या था, ताकि फूड को सेंस कर पाएं। तो दोनों ही बातें हो गई खाने के हिसाब से। तो ऐसे गलत बोलना नहीं है कि हम खाने के लिए जीते हैं। कुछ एक लोग जो हैं वो बोलते हैं कि जीने के लिए खाते हैं, और शायद पहले वाला बेटर था कि हम लोग खाने के लिए जीते हैं। एक्चुअल में हम इवॉल्व भी खाने के लिए ही हुए हैं खाना मत छोड़ो भाइयों और बहनों, सब लोग खाना खाते रहो, ठीक है। तो आया समझ में इतना कि बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और एसिमेट्रिकल एनिमल्स का पर्पस क्या है, दिस इज वेरी क्लियर। ये देखो यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं, रेडियल सिमेट्री, और इन सब के एग्जाम्पल बताते हैं। चलो पहले ऐसा करते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एसिमेट्रिकल में कौन आएगा, फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। फिर रेडियल सिमेट्री के अंदर कौन आएगा, तो हम बोलेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा, हाइड्रा वाला जो है वो, ठीक है, एंड निडेरिया। ये सारे फाइलम एक एक पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है, निडेरिया, ओके। और बायलेटरल सिमेट्री में कौन आ जाता है, तो हमेशा बोलना प्लेटी हेलमेंथ से आगे तक सारे। अब तुमको एक बार लिख के दे दिए हैं आगे तक के सारे, तो तुम्हें बार बार लिख के नहीं दूंगी मैं, डायरेक्ट लिखूंगी प्लेटी हेलमेंथिस टू कॉर्डेटा, टू कॉर्डेटा, ठीक है। चलो, तो एसिमेट्रिक हो गया, रेडियल सिमेट्री हो गया, प्लेटी हेलमेंथ से लेके कॉर्डेट तक बायलेटरल सिमेट्री हो गया, ये समझ आ गया। अब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर पॉरीफेरा अकेला एसिमेट्रिकल नहीं है, इनफैक्ट एक एक्सेप्शन भी इसमें सिमेट्रिकल, मैंने जो ग्रीन से लिख रही हूँ वो एक्सेप्शंस है, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे एडल्टहुड में जो मॉलस्का रहते हैं उसमें से एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ मॉलस्का की बात कर रही हूँ मैं, उनको बोलते हैं गैस्ट्रोपोडा मॉलस्का, ठीक है, एडल्ट गैस्ट्रोपोड मॉलस्क्स, ठीक है। ये वाले जो हैं ये भी एस गैस्ट्रोपोडा मॉलस्क, यार पूरा नहीं लिखा मैंने, रुको एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ओके, एडल्ट गैस्ट्रोपोड मॉलस्क, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा एग्जाम्पल तुम्हारे पास में पाइला, है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसका फोटो पे दिखाऊंगी तुम लोग को मैं, पूरा टॉर्शन परफॉर्म करते हैं ये मॉलस्क का, जब पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। बायलेटरल सिमेट्री देख रहे हैं, इसके अंदर तो कोई एक्सेप्शन की बात ही नहीं, क्योंकि सारे इसमें से एक्सेप्शन कहीं ना कहीं इधर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो रेडियली सिमेट्रिकल देख लेते हैं, इसके अंदर भी एक्सेप्शंस हैं दो, वो ग्रीन कहाँ गया यार, ये रहा, हाँ। तो रेडियली सिमेट्रिकल जो है इसके अंदर सिलेंट्रेटा, निडेरिया तो बेसिक बिलोंगिंग्स हैं इसकी, लेकिन यहाँ के बीच के कुछ एग्जाम्पल्स इधर भी आने चाहिए जो कि एक्सेप्शनली वहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल में आ जाएंगे आपके पास में स्टार फिशेस वाले एग्जाम्पल्स, ठीक है। कौन होता है स्टार फिश में, कोई बताओ, कौन बोलेगा, एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो एकाइनोडर्म्स, they are also belonging to the radially symmetrical category,
ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या करा यहाँ पर कि सिलेंट्रेटा और निडेरिया लिखा है ना, ये तो एक ही फाइल है बेटा। सिलेंट्रेटा एंड निडेरिया आर वन एंड द सेम थिंग। और इसके अलावा कौन आ जाता है यहाँ पर, तो एक और देखना है टीनोफोरा, टीनोफोरा भी यहाँ पर ही आएगा। सबको समझ आ गया? ठीक है, तो दिस इज वेरी 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 क्लियर विद एग्जांपल्स। एसिमेट्रिक में पॉरीफेरा ध्यान रखना है हम लोगों को, और एडल्ट गैस्ट्रोपोडा मॉलस्क ध्यान रखना है। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल में हम लोगों को ये वाले एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं जो हमारे इतने हैं। ठीक है, एंड बायलेटरल सिमेट्री में प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके और कॉर्डेट तक याद रखना है। ठीक है, ये हुआ बॉडी सिमेट्री, और इनके पर्पस भी तुमको बता दिए मैंने। स्टार फिश का तुम लोगों को फोटो दिखा रही थी, देख लो कैसे दिखती है। ठीक है, तो ये है एस्टेरॉइडिया स्टार फिश, एक्टिनोइडिया, एक्टिनोइडिया सी अर्चिन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सी अर्चिन। सी अर्चिन की जो क्लास होती है ना उसको बोलते हैं एक्टिनोइडिया। और एस्टेरॉइडिया स्टार फिश वाली क्लास को बोलते हैं। स्टार फिश की 5 आर्म्स हैं जो पांचों आर्म्स से कुछ ना कुछ खाना खा सकती है ऐसे करके। ठीक है, 5 आर्म्स हैं। फिर से ये बेंथिक वाली है, नीचे नीचे रहने वाली है, इसको भी खाना पकड़ने के लिए 5 आर्म्स की रिक्वायरमेंट बैठी। ठीक है, तो दिस इज डन एंड वेल अंडरस्टूड बाय प्रोबेबली ऑल ऑफ यू ओवर हियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1 सेकेंड रुक जाओ, टाइम देख लें। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की, इस पर्टिकुलर बेसिस पर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 3 सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो पहला पढ़ लेते हैं अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे। अब एकदम सिंपल बात समझते हैं, 2 प्रकार की बात करेंगे। एक तो होती कोई चीज कंप्लीट है ना, और एक होती है कोई चीज इनकम्प्लीट। चलो अब मुझे बताओ इनकम्प्लीट कब बोले। तो जब मैं एक ऐसा डायग्राम बना रही हूँ समझना, ठीक है, कि लेट अस सपोज कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है ये पॉट की जैसी। ठीक है, समवट लाइक अ पॉट। कौन है ये? दिस इज गोइंग टू बिलोंग टू द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ। ठीक है, ओके। मैंने ना सिर्फ इसकी बाकी बॉडी पोर्स नहीं बनाते हुए आई एम जस्ट मेकिंग द माउथ वाला पोर्शन, बेसिकली मेरे को उसका मतलब है यहाँ पर। क्योंकि देखो मैं कलर ग्रीन ले रही हूँ यहाँ पर, इसको समझाने के लिए, तुमको समझ में आ जाएगा। ये खाना इधर से लेगा अंदर बॉडी में, है ना, और इसका फीकल मैटर भी सेम रास्ते से ही बाहर जाएगा। अंधा कुआं हो गया एक तरीके से। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये इनकम्प्लीट सा है, अधूरा सा है, जहाँ से खाना अंदर आ रहा है वहीं से खाना बाहर जा रहा है। क्या यहाँ पर 2 अलग अलग रास्ते नहीं हैं? क्या ये एक ट्यूब नहीं है इसके पास में? नहीं है। अंधे कुएं की तरह है इसका एक सिंगल अपर्चर। ठीक है, 1 सिंगल ओपनिंग। ठीक है, सर्विंग बोथ एज माउथ एंड एनस, सर्विंग बोथ एज माउथ एंड एनस। ये हो जाएगा इनकम्प्लीट टाइप। और कंप्लीट टाइप के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर इसके पास में माउथ से लेकर तो और मान लो पूरा एनस तक की एक ट्यूब होती, खाना माउथ से अंदर जाता है ना, और फीकल मैटर एनस से बाहर आता, तो हम बोल देंगे कि कंप्लीट था। इस प्रकार से हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने क्या दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है तो हम बोल देंगे वो हो जाएगा इनकम्प्लीट टाइप, और डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों ओपनिंग्स हैं तो वो हो जाएगा कंप्लीट टाइप। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर बिलोंग करने वाले एग्जाम्पल्स को लिख देते हैं जनरलाइज तरीके से। देखो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कंप्लीट टाइप किसके पास में हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, और इनकम्प्लीट किसके पास हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखना चाहिए हमको इनकम्प्लीट, इसलिए मैं इन कर देती हूँ उसको आगे। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आने चाहिए बताओ। तो हम बात करेंगे यहाँ पे फाइलम सिलेंट्रेटा। पॉरीफेरा क्यों नहीं लिया मैम? क्योंकि पॉरीफेरा के पास में डाइजेस्टिव सिस्टम वर्ड बोलना ही गलत है, क्योंकि उसकी तो पूरी बॉडी में छेद ही छेद है जिससे कि पानी अंदर आ रहा है। हमको वहाँ पर एक गैस्ट्रिक कैविटी वर्ड का इस्तेमाल करना गड़बड़ बात हो जाएगी। ठीक है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थ,
ये तीनों इसके अंदर आ गए, ठीक है। और अगला देख लेते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट के अंदर आ जाएंगे हमारे पास में फाइलम एस्केलमेंथीज, ठीक है, से लेके ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स बोल दिया मतलब क्या, अप टू कॉर्डेट की ही बात हो रही है, इसका सिंपल मतलब है ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या कोई एक्सेप्शंस ही नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस हम लोग फाइलम के अंदर पढ़ेंगे जाके। स्टार्टिंग में ही सारा इलेबोरेशन नहीं होगा, बीच बीच में जैसे जैसे हमारे पास में अलग अलग फाइल आएंगे उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शंस अगर होंगे तो उनको हम लोग नोट करेंगे, क्योंकि एक्सेप्शंस आर बेसिक पॉइंट टू क्वेश्चन। क्वेश्चनर्स हमेशा एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो दिस मच इज डन, आज इतना पढ़ते हैं। कल से हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबली यू ऑल हैव एंजॉयड द लेक्चर and you have got to know many things with respect to the basis of classification today, and then we will discuss some more things in the coming lectures. Definitely I'll try to extend the timings of the class. Just I need one information from all of you, that did you all like the lectures as recorded, or do you all want me to take the live lectures? However I am thinking कि recorded sessions अगर होंगे तो शायद मैं ज़्यादा फास्टर रेट पर सिलेबस कंप्लीट करवा पाऊँ, ठीक है। और अलॉन्ग विद दैट इसमें जो टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं कई बार लाइव सेशंस में वो नहीं आए, ठीक है। तो ये इतना आज पढ़ो, सब लोग जाके एक बार रिवाइज करो, और कुछ भी जो डाउट्स तुम्हारे पास आते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दो। और मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा अच्छे लेक्चर्स बनाऊँ तुम लोगों के लिए और सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करूँ। पर तुम लोगों को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जितना भी सिलेबस है वो पूरा मेरे साथ में पढ़ोगे। अलॉन्ग विद दैट तुम अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो क्लासेस के लिंक्स, क्योंकि जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है डेफिनेटली तुम सबके लर्न करने के लिए। और अगर तुम्हें वहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिलती है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना ही एक सही रास्ता है, ठीक है। I am not taking lakhs and lakhs of rupees. I am not charging you any money. Definitely, I am taking it all for free because my purpose, whole soul, is providing a good education to all of you. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय एवरीवन। अगली क्लास में सभी लोग जो हैं इसके आगे का पढ़ेंगे, इसलिए इतना रिवाइज करके ज़रूर आएँ, ठीक है। ओके।